26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास में केवल एक तारीख नहीं थी, वह एक मानसिक और नैतिक मोड़ था। उस दिन देश ने यह स्वीकार किया कि अब सत्ता किसी व्यक्ति, वंश या दल की नहीं होगी, बल्कि एक लिखित, सार्वजनिक और सामूहिक सहमति की होगी, जिसे संविधान कहा गया। यह संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि उस भय का दस्तावेज भी था जिसे भारत ने औपनिवेशिक शासन में जिया था, और उस उम्मीद का भी जिसे उसने स्वतंत्रता के साथ जोड़ा था। संविधान निर्माताओं को यह भ्रम नहीं था कि लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से टिक जाएगा। उन्हें पता था कि सत्ता का स्वभाव केंद्रीकरण की ओर झुकता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर संस्थाओं, अधिकारों और संतुलन की जटिल संरचना खड़ी की। गणतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं था कि अब राजा नहीं होगा, उसका अर्थ यह था कि सत्ता की हर इकाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे में सीमित होंगी। संसद सर्वशक्तिमान नहीं होगी, सरकार अस्थायी नहीं होगी और बहुमत को भी संविधान के अधीन रहना होगा। इसी सोच के कारण मौलिक अधिकार दिए गए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा लिखी गई, संघीय ढांचा स्वीकार किया गया और न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। गणतंत्र दिवस इसी स्वीकृति का सार्वजनिक उत्सव था कि भारत ने खुद पर नियंत्रण स्वीकार किया है। शुरुआती वर्षों में इस विचार की झलक व्यवहार में भी दिखती थी। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता निर्विवाद थी, फिर भी संसद में सवाल होते थे, असहमति खुलकर रखी जाती थी और प्रधानमंत्री स्वयं आलोचना को लोकतंत्र की प्राणवायु कहते थे। पहले आम चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन वह वर्चस्व पूर्ण समर्पण में नहीं बदला। प्रेस अपेक्षाकृत स्वतंत्र था, अदालतें सरकार के खिलाफ फैसले देने से नहीं झिझकती थी और सेना को स्पष्ट रूप से नागरिक सत्ता के अधीन रखा गया। गणतंत्र दिवस की परेड भी इसी संतुलन का प्रतीक थी। शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शक्ति पर नियंत्रण का संदेश। लेकिन लोकतंत्र कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे सत्ता का अनुभव गाढ़ा होता है, वैसे वैसे उसे अस्थायी बनाने की इच्छा भी जन्म लेती है। 1950 और 60 के दशक में ही इसके शुरुआती संकेत दिखने लगे थे। पहला संविधान संशोधन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं और सरकार को उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति, यह सब लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर किए गए ऐसे कदम थे जिनमें भविष्य के खतरे छिपे थे। तब भी संस्थागत संतुलन मजबूत था, इसलिए ये खतरे तुरंत घातक नहीं बने। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस का एकाधिकार टूटने लगा, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और पहली बार केंद्र की सत्ता को चुनौती मिली। यह लोकतंत्र के लिए एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया थी, लेकिन सत्ता ने इसे ऐसे नहीं देखा। यहीं से यह साफ होने लगा कि लोकतंत्र केवल संविधान से नहीं चलता, राजनीतिक संस्कारों से चलता है। जब सत्ता विपक्ष को वैध, प्रतिस्पर्धी के बजाय बाधा मानने लगती है, तब लोकतंत्र का क्षरण शुरू हो जाता है। यह क्षरण 1975 में अपने चरम पर पहुंचा। आपातकाल केवल एक संवैधानिक घोषणा नहीं था, वह सत्ता की उस मानसिकता का विस्फोट था जो असहमति को अस्तित्व के लिए खतरा मानती है। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया और न्यायपालिका पर अभूतपूर्व दबाव बनाया गया। विडंबना यह थी कि यह सब संविधान के भीतर रहकर किया गया। गणतंत्र दिवस उस दौर में भी बनाया गया, लेकिन वह गणतंत्र का उत्सव नहीं, बल्कि उसके कैद होने का औपचारिक प्रदर्शन था। आपातकाल ने यह सिखाया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बचता। सत्ता चाहे तो संवैधानिक औजारों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को पंगु बना सकती है। लेकिन 1977 में जनता ने सत्ता को हराकर यह भी दिखाया कि लोकतंत्र की अंतिम रक्षा जनता के हाथों में है। यह भारतीय गणतंत्र का सबसे उजला क्षण था। दुर्भाग्य यह रहा कि यह सबक अस्थायी नहीं बना। 1980 के दशक में सत्ता फिर केंद्रित होने लगी। बहुमत को नैतिक वैधता समझ लिया गया और संस्थाओं को धीरे धीरे राजनीतिक औजार बनाया जाने लगा। राज्यपालों की भूमिका निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक की जगह राजनीतिक एजेंट की होती गई। राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल राज्यों को अनुशासित करने के लिए होने लगा। संसद में बहस की जगह संख्या बल ने ले ली। लोकतंत्र जीवित था, लेकिन उसकी रीढ़ पर लगातार दबाव डाला जा रहा था। 1990 का दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए विरोधाभासों का दौर था। एक ओर राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारें गिरती बनती थी, प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल पूरे नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर लोकतंत्र सांस ले रहा था। गठबंधन सरकारों के दौर में कोई एक व्यक्ति या दल सर्वशक्तिमान नहीं था,
संसद में बहस होती थी, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण थी और मीडिया अपेक्षाकृत निर्भीक था। न्यायपालिका ने भी कई बार सत्ता की उसकी सीमाएं याद दिलाई। गणतंत्र दिवस कम भव्य था लेकिन अधिक अर्थपूर्ण, घोषणाएं कम थी, आत्मसंयम अधिक था। किसी दौर में यह भी स्पष्ट हुआ कि लोकतंत्र केवल स्थिरता से नहीं, संतुलन से मजबूत होता है। सत्ता का बिखराव अव्यवस्था नहीं बल्कि नियंत्रण का एक रूप हो सकता है। लेकिन यह समझ लंबे समय तक नहीं टिकी। 2000 के बाद भारत ने तेज आर्थिक विकास, वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन का दौर देखा। इसके साथ ही लोकतंत्र की भाषा में भी बदलाव आया। विकास को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाने लगा और राष्ट्रवाद को सत्ता की वैधता का मुख्य आधार बनाया गया। धीरे धीरे यह धारणा बनने गई कि मजबूत नेतृत्व के मजबूत संस्थाएं नहीं बल्कि कमजोर असहमति जरूरी है। 2014 के बाद यह धारणा एक स्पष्ट राजनीतिक परियोजना में बदलती दिखाई दी। लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ा नहीं गया बल्कि उसे भीतर से पुनर्गठित किया गया। संसद औपचारिक रूप से सक्रिय रही लेकिन विधेयकों पर चर्चा का समय लगातार घटता गया। कई महत्वपूर्ण कानून बिना व्यापक बहस के पारित हुए। अध्यादेशों का इस्तेमाल बढ़ा। संसदीय समितियों की भूमिका सीमित हो गई। विपक्ष की आवाज को व्यवधान कहा जाने लगा। मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ खड़ा दिखने लगा। आलोचना को राष्ट्र विरोधी, सवाल को नकारात्मक और असहमति को साजिश की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। यह वह दौर था जब लोकतंत्र का बाहरी ढांचा मजबूत दिखने लगा। चुनाव हो रहे थे, अदालतें काम कर रही थी, संसद चल रही थी, लेकिन भीतर से आलोचना और संवाद की जगह सिकुड़ती जा रही थी। गणतंत्र दिवस भी इस परिवर्तन का प्रतीक बनता गया। यह संविधान की आत्मा पर विचार का दिन कम और सरकार की उपलब्धियों के प्रदर्शन का दिन अधिक बन गया। परेड में भव्यता बढ़ी, तकनीक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बढ़ा, लेकिन नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और संस्थागत स्वतंत्रता पर सार्वजनिक विमर्श कम होता गया। संविधान का उल्लेख भाषणों में होता रहा, लेकिन उसकी मूल भावना, सत्ता पर संदेह, धीरे धीरे अनुपस्थित होती गई। 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत एक विचित्र द्वंद्व में खड़ा है। एक और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व है, दूसरी ओर यह असहज सच्चाई कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें अब अपवाद नहीं बल्कि रुझान बन चुकी हैं। घोषणाएं होती हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, लेकिन यह प्रश्न बार बार अनुत्तरित रह जाता है कि क्या इन लक्ष्यों के समानांतर संस्थाओं को भी उतना ही मजबूत किया जा रहा है। इतिहास बताता है कि लोकतंत्र कभी एक झटके में खत्म नहीं होता, उसे धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। पहले बहस को शोर कहा जाता है, फिर असहमति को बाधा, फिर आलोचना को षड्यंत्र, अंततः नागरिक को दर्शक बना दिया जाता है। गणतंत्र दिवस का अर्थ तब खो जाता है जब नागरिक केवल तालियां बजाने वाला दर्शक रह जाए और सवाल पूछना नैतिक अपराध जैसा बना दिया जाए। गणतंत्र की गरिमा झंडा फहराने या परेड देखने में नहीं बल्कि यह स्वीकार करने में है कि सत्ता गलत हो सकती है। 77 वर्षों की यात्रा यही सिखाती है कि संविधान स्वयं को नहीं बचा सकता, उसे नागरिकों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सांसदों और सामान्य मतदाताओं को मिलकर बचाना पड़ता है। हर वह दौर जब सत्ता ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की, अंततः जनता ने ही उसे रोका। सवाल यह है कि क्या आज की जनता उस भूमिका के लिए तैयार है या वह केवल उत्सव में मग्न रहना जानती है। 77वां गणतंत्र दिवस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी झांकियां निकलेंगी या कितनी घोषणाएं हुई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आईना दिखाता है, यह पूछता है कि क्या हम अब भी उस गणतंत्र में जी रहे हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, या हम केवल उसके प्रतीकों से संतोष कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि इसे केवल उत्सव न रहने दिया जाए बल्कि इसे प्रश्न का दिन बनाया जाए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा उसी दिन गणतंत्र केवल कैलेंडर की एक तारीख बनकर रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि 77वां गणतंत्र दिवस वैसा ही है जैसे होना चाहिए तो अपनी राय रखिए, और अगर लगता है कि ऐसा है नहीं तो भी राय रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।